नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिक्शन आवर क्लासेस में। दोस्तों काफ़ी दिनों से अपनी क्लास नहीं हो रही थी। आज अपन वापस से अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अपन 12th फिजिक्स की बात करते हैं और उसमें जो चैप्टर थर्ड था उसकी लगभग 6 क्लास हो चुकी थी और लास्ट की क्लास में अपन ने विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ा था। दोस्तों विद्युत खर्च के बारे में पढ़ा था। आज की जो अपनी क्लास है इसमें अपन दोस्तों पढ़ने वाले हैं सेल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सेल पढ़ेंगे अपन कि सेल होता क्या है, बैटरी क्या होती है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आज की अपनी जो क्लास है बहुत ही प्यारी और शानदार क्लास होने वाली है। चलो अपन लिख देते हैं यहाँ पे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर थर्ड। दोस्तों इसका भाग है आज 7वां और आज अपन इसमें पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों। देख लेते हैं एक बार। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आज की अपनी क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं सेल। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। सेल क्या होता है? वह युक्ति या उपकरण दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है दोस्तों, कन्वर्जेशन करता है, कन्वर्ट करता है किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वह युक्ति या उपकरण जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? सेल। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं सेल की परिभाषा। वह उपकरण जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे मित्रों? सेल कहलाता है दोस्तों। सेल में होता क्या है दोस्तों? एक पात्र होता है धातु का। उस पात्र में दोस्तों विलयन भरा होता है। क्या भरा होता है? विलयन भरा होता है। इस विलयन को बोलते हैं विद्युत अपघटे का विलयन। विद्युत अपघटे का विलयन। दोस्तों इसमें अपन जिंक सल्फेट ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट ले सकते हैं। ये अपना क्या है दोस्तों? पात्र है। और इस विलयन में क्या है दोस्तों? आयन है। क्या है? आयन है। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रोड। इन्हें अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड। जब इन इलेक्ट्रोडों को अपन एक चालक तार की सहायता से जोड़ते हैं तो दोस्तों चालक तार में क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? करंट फ्लो होता है। वो करंट कैसे फ्लो होता है? यहाँ पे आयनों के मध्य रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसके द्वारा ये आयन आपस में गति करते हैं और धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाते हैं। इनमें एक धन इलेक्ट्रोड होता है और एक ऋण इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको अपन एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और जो नेगेटिव उसे अपन कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों? कैथोड बोलते हैं। एनोड बोलते हैं और कैथोड बोलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों समझ में आ रहा होगा आपको कि सेल वास्तव में एक चीज क्या है? एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से अपन ने क्या बनाया? इसके लिए सर्किट तैयार किया है। तो ये अपना क्या है? सेल है। प्लस और माइनस। देखो दो ही इलेक्ट्रोड है इसमें तो सेल है। आर यहाँ से धारा फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट। तो सेल आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही प्यारे तरीके से। अब अपन इस सेल से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं वो अपन पढ़ना चाहेंगे दोस्तों। उन टॉपिकों के बारे में अपन उन टॉपिकों पर अपन नजर डालना चाहेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। इसको अपन इरेज कर देते हैं। आपको ये बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा कि वास्तव में सेल होता क्या है। इधर देखो,
अब इस सेल के लिए अपन ज्ञात करेंगे दोस्तों विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसको दोस्तों बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। दोस्तों ये कोई बल नहीं है, ये कोई बल नहीं है दोस्तों, ये नाम, ये केवल भ्रांति है कि ये बल है। ये क्या है दोस्तों, एक विभवांतर है, विभव है एक। जब सेल से किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जो सेल की रेटिंग होगी, जो सेल की क्षमता होगी, जब सेल खुले परिपथ में होगा, उस समय जो सेल के इलेक्ट्रोड है उनके मध्य जो विभवांतर होगा उसे दोस्तों विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये बल नहीं है, ये क्या करता है, आवेश वाहकों को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए बाध्य करता है, कार्य है एक। आवेश वाहकों को विद्युत परिपथ में प्रवाह करने के लिए किया गया कार्य, वो क्या है दोस्तों, एक विभवांतर होता है। क्या होता है, विभवांतर। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं जब सेल खुले परिपथ में होता है तब, अर्थात सेल से या परिपथ से, सेल से परिपथ में किसी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता है, किसी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, मुन्ना क्या, विभवांतर। जब सेल कौन से परिपथ में होगा, खुले परिपथ में होगा, अर्थात किसी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होगा। सेल खुले परिपथ में, परिपथ खुला है क्योंकि धारा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे तो परिपथ ही खुला है। तो परिपथ जब खुला होता है तो किसी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होगा। उस समय जो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर होगा उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ईएमएफ बोलते हैं, विद्युत वाहक बोलते हैं। और इसका जो निरूपण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो निरूपण होता है स्मॉल ई से, या फिर अपन कैपिटल ई से भी इसका निरूपण कर देते हैं। ये जो ई है ना, इसको अपन इसका निरूपण बोलते हैं। किससे निरूपित कर रहे हैं अपन इसको, ये तो ये वाला ई लिख देते हैं या फिर ये वाला ई, ये इसका क्या है, निरूपण है। तो ये सेल का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत वाहक बल है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन टर्मिनल वोल्टता की। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, टर्मिनल वोल्टता की। टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता। देखो दोस्तों क्या होती है टर्मिनल वोल्टेज, क्या होती है कि जब सेल बंद परिपथ में हो, अर्थात सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो। जब सेल कौन से परिपथ में हो, जब सेल बंद परिपथ में हो, बंद परिपथ में हो, अर्थात सेल से परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा हो, तब सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, टर्मिनल वोल्टता। क्या कहलाती है, टर्मिनल वोल्टता। बंद परिपथ में होगा, सेल से धारा का प्रवाह होगा, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा उसको अपन क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों,
टर्मिनल वोल्टा बोलते हैं। और इसका जो निरूपण होता है मेरे प्यारे मित्रों वो होता है V। किससे दर्शाते हैं? V से। अब इसमें दो कंडीशन लगती है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कंडीशन लगती है? एक को अपन बोलते हैं आवेशित, जिसको अपन चार्ज बोलते हैं, और एक को अपन बोलते हैं अनावेशित, जिसको अपन डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं। अब देखो, टर्मिनल वोल्टता अपन को फाइंड करनी है, उसका विद्युत भाग पहले से था, क्योंकि सेल जब खुले परिपथ में होगी तो विद्युत भाग बल तो होगा ही होगा, यानी कि टर्मिनल वोल्टता विद्युत भाग बल तो पहले से था। अपन उसको आवेशित कर रहे हैं, यानी कि उसको चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें धारा का अंश अपन जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो प्लस का क्या आ जाएगा? IR। प्लस क्या आ जाएगा? IR। और जब अपन उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसको परिपथ में लगा दिया, अब वो डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी खाली हो रही है, तो धारा का अंश उसमें से निकल रहा है, तो माइनस का IR। ये अनावेशित है और ये आवेशित है। अपने काम की कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन अपने काम की है, क्योंकि अपन को तो परिपथ में सेल को लगाना है और उसको काम करवाना है, उसको डिस्चार्ज अपन को करना है दोस्तों। तो जो अनावेशित वाली कंडीशन है वो अपने काम की है, डिस्चार्ज वाली जो कंडीशन है वो अपने काम की है मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी अपने ये काम का नहीं। अपन को ये ध्यान रखना है कि अनावेशित क्या होता है, क्योंकि टर्मिनल वोल्टा V पहले से उसका विद्युत वाहक बल है, चार्ज कर रहे हैं तो धारा का अंश जुड़ रहा है, डिस्चार्ज कर रहे हैं तो धारा का अंश निकल रहा है उसमें से। अब बात समझ में आ गई होगी। चलो बात करते हैं अब आगे वाले टॉपिक की, जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध। क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किसकी अपन बात कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो होता क्या है दोस्तों, जो सेल है अपने पास उसका विलयन है, और विलयन के क्या है? आयन है। सेल में क्या है? विलयन है, और विलयन में क्या है दोस्तों? आयन है। उन आयनों की सहायता से धारा प्रवाहित हो रही है। और अपन जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। यहाँ पे धारा किसके कारण उत्पन्न हो रही है? आयनों के कारण। तो आयनों के मार्ग में आने वाला अवरोध, सेल के विलयन के आयनों के मध्य, आयनों के मार्ग के मध्य आने वाला अवरोध क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्या लिखेंगे? सेल के विलयन के आयनों के मार्ग में आने वाला अवरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? आंतरिक प्रतिरोध। जो सेल का विलयन है, उस विलयन के जो आयन है, उन आयनों के मार्ग में जो रुकावट आ रही है, जो अपोज हो रहा है, जो प्रतिरोध की अवरोध उत्पन्न कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। इसका जो निरूपण है दोस्तों, इसका जो निरूपण है वो दोस्तों स्मॉल r से होता है। किससे होता है? स्मॉल r। अब अपन स्मॉल r का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो अपन को पता है भाई V बराबर E माइनस IR। अभी जस्ट एक मिनट पहले डिस्चार्ज की कंडीशन लिखी थी। इस IR को मैं इधर ले आता हूँ, प्लस का हो जाएगा, V को उधर ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, तो IR इक्वल टू E माइनस V। अपन को तो स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, तो E माइनस V अपॉन I, ये एक फॉर्मूला हो सकता है। अब अपन को पता है ओम के नियम से V बराबर IR होता है और I बराबर V अपॉन R होता है, तो स्मॉल r बराबर E माइनस V अपॉन V अपॉन R भी अपन लिख सकते हैं। ये बटा के बटा में गुणा में जाएगा, तो स्मॉल r बराबर E माइनस V बटा में V, और गुणा में कौन आ जाएगा? R आ जाएगा। ये भी इसका क्या है दोस्तों? इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है? I को अपन ने चेंज किया है, V अपॉन R से R इसकी गुणा में चला गया। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल r से डिनोट करते हैं प्यारे दोस्तों। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो अपनी सेल की डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी। सेल में क्या क्या होता है ये समझ में आया होगा। उसका विद्युत वाहक बल क्या होता है ये समझ में आया होगा।
टर्मिनल वोल्टता क्या होती है ये भी बिल्कुल समझ में आया होगा, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है ये भी समझ में आया होगा, उम्मीद में लगा के बैठा हूं आपसे। चलो अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब मान लो अपने पास परिपथ में दो या दो से ज्यादा सेल आ जाए, दो या दो से ज्यादा सेल आ जाए तो परिपथ में एक साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पे फिर क्या हो रहा है, वहां पे उनका संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है दोस्तों। तो देखो हेडिंग डालो, हेडिंग क्या है, सेलों का संयोजन। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, इसमें अपन क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ना, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ना सेलों का संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे मित्रों, दो या दो से अधिक सेलों को जो जोड़ना का प्रोग्राम होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उनका संयोजन। सेलों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक को अपन बोलते हैं श्रेणी क्रम और एक को अपन बोलते हैं समांतर क्रम। इसको बोलते हैं सीरीज और इसको बोलते हैं पैरेलल दोस्तों। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम का दूसरा नाम पार्श्व क्रम भी होता है। क्या होता है, पार्श्व क्रम। अब अपन दोनों को अलग अलग डिफाइन करके देखेंगे कि वास्तव में श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या होती है और समांतर क्रम की परिभाषा क्या होती है, दोनों को अपन अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो आ जाओ इधर, अपन बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन की। पहले अपन इसकी परिभाषा सीखना चाहेंगे, फिर उसके बाद इसकी सॉल्यूशन करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। माना ये अपने पास एक सेल है, क्या है दोस्तों, सेल है E1 और ये इसका क्या है दोस्तों, आंतरिक प्रतिरोध है R1। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ये, और ये अपने पास कोई दूसरा सेल है और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये है E2 और ये है स्मॉल r2, क्योंकि सेल में आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब यहां से अपन ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, क्योंकि जिस रेजिस्टेंस में अपन को धारा प्रवाहित करनी है वो तो लगाएंगे ना अपन, ये तो इसका खुद का रेजिस्टेंस है। तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, प्लस से माइनस की ओर क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों। क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट यहाँ पे जा रहा है प्लस से माइनस की ओर। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा बहुत आसान है, परिभाषा इतनी आसान है जिसकी कोई हद नहीं है दोस्तों। परिभाषा तो बहुत आसान है। परिभाषा में अपन क्या लिखेंगे, आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा, कुछ तो क्या दिख रहा है दोस्तों, ये बता दो आप दिखा। दोस्तों इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। देखो दोस्तों, प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो हो रहा है, प्लस से माइनस की ओर, है ना। करंट ऐसे फ्लो हो सकता है, करंट ऐसे फ्लो हो सकता है, प्लस से माइनस की ओर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। करंट यूं चला जाएगा, करंट यूं आ जाएगा। अब देखो बात क्या है, बात सबसे बड़ी बात यह है कि सेलों का ऐसा संयोजन, मुन्ना कैसा संयोजन, ऐसा संयोजन, सेलों का ऐसा संयोजन, कैसा, ऐसा, जिसमें एक सेल का टर्मिनल, एक सेल का टर्मिनल दूसरे सेल की विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जुड़ा होता है। सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल का टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जुड़ा होता है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है।
यानी कि यहाँ पे माइनस का टर्मिनल इस सेल के कौन से टर्मिनल से जुड़ा है, प्लस के टर्मिनल से। इसका माइनस का टर्मिनल कौन से टर्मिनल से जुड़ा है, प्लस के टर्मिनल से। बताओ कौन सा संयोजन है दोस्तों, वही संयोजन है जो अपन बात कर रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें अपन को करना क्या है, देखो बात सुनो, श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है, तो करंट पे तो अपन को बात ही नहीं करनी है। यहां से ये अलग और ये अलग, दोनों अलग अलग धारा यानी कि धारा प्रवाहित कर रहे हैं दोनों, लेकिन वो धारा कितनी आई, तो दोनों की टर्मिनल वोल्टता अलग अलग होगी दोस्तों। क्या होगी, दोनों की टर्मिनल वोल्टता अलग होगी, यानी कि जो कुल विभव आएगा वो इनकी टर्मिनल वोल्टताओं के योग के बराबर होगा। अर्थात V बराबर V1 प्लस V2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, V बराबर V1 प्लस V2। अब अपन को पता है दोस्तों V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर होता है। तो इसी प्रकार अपन बात कर रहे हैं V1 की, किसकी बात कर रहे हैं, तो E1 माइनस आई आर वन, धारा तो सेम है लेकिन करंट थोड़ा सा अलग है। करंट क्या है दोस्तों, अलग है, आई बात समझ में, करंट थोड़ा सा क्या है, अलग है। तो इधर देखो, और यहाँ पे V2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस आई आर टू, करंट दोनों का सेम है। तो यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू आ गई, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, दोनों की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रखो। समीकरण 1 में 2 व 3 का मान रखने पर दोस्तों क्या हो जाएगा, V बराबर E1 माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू। अब V बराबर क्या होता है, उनके नियम से आई आर होता है, तो आई आर बराबर E1 प्लस E2 माइनस आई, यहाँ से कॉमन ले लिया अपन ने, R1 प्लस R2। बताओ, ये पूरा सिस्टम अपन इधर भेज देते हैं क्योंकि आई और आई है, तो आई आर प्लस आई R1 प्लस R2 बराबर E1 प्लस E2। आई अपन ने यहाँ से कॉमन लिया दोस्तों, तो R प्लस R हो जाएगा बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। यहाँ से I की वैल्यू अपन ने फाइंड की, तो E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 हो जाएगा। यदि n सेल हो, यदि क्या सेल हो, n सेल हो, तो I बराबर E1 प्लस E2 प्लस अपट्रसोन En बटा में R प्लस R1 प्लस R2 प्लस अपट्रसोन Rn। तो I बराबर E इक्विवेलेंट हो जाएगा टोटल प्रतिरोधों का विद्युत वाहक बल, टोटल सेलों का विद्युत वाहक बल, और R प्लस R इक्विवेलेंट हो जाएगा टोटल आंतरिक प्रतिरोधों का संयोजन। बताओ दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में अपन को धारा निकालनी होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या निकालनी होती है मेरे प्यारे मित्रों, धारा निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, धारा निकालनी होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में दोस्तों क्या निकालनी होती है, धारा निकालनी होती है। अपन ने बिल्कुल धारा की वैल्यू निकाल दी है, I बराबर E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, यानी कि I बराबर I1 प्लस E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि अपन ने कैसे सेलों का संयोजन किया है। अब अपन बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। भाई जब श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान है तो धारा की वैल्यू फाइंड करते हैं, समांतर क्रम में देखो क्या होता है। समांतर क्रम की बात करो, दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। समांतर क्रम, उम्मीद करता हूं आपको ये धमाकेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी स्पीड से इसी तरीके से अपन अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट करेंगे, आपका अगर साथ रहा तो। दूसरा कौन सा है अपना, समांतर क्रम संयोजन। देखो, ये अपने पास एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये अपने पास दूसरा सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये अपना मेन रेजिस्टेंस है R। इसमें दोस्तों क्या समझ में आ रहा है बताओ, इसमें ये समझ में आ रहा है कि प्लस माइनस E1 E2 R1 R2। दोस्तों इसमें सेलों का जो टर्मिनल होता है, समान ध्रुवता वाले टर्मिनल एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं। क्या होता है, समान ध्रुवता वाले जो टर्मिनल है दोस्तों प्यारे मित्रों, वो केवल और केवल किससे जुड़े होते हैं, एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं। ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव।
कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो समान ध्रुवता वाले टर्मिनल क्या होते हैं, एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं, एक ही बिंदु से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये मान लो I1 धारा फ्लो कर रहा है, ये I2 करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि अलग अलग ब्रांचों में अलग अलग शाखाओं में धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा का मान ऑफिशियल अलग अलग होगा। तो भाई कुल धारा क्या हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई बताओ वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, V की। तो I1 I2 अपन को निकालना पड़ेगा। तो देखो इधर V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर होता है क्या। इस आई आर को मैं इधर लिया है, प्लस का हो गया, E माइनस वी हो गया। I बराबर मैंने निकाला तो E माइनस वी अपॉन आर हो गया। मैं एक बात कर रहा हूँ I1 की, तो E1 माइनस वी अपॉन R1 हो गया। मैं बात कर रहा हूँ I2 की, तो E2 माइनस वी अपॉन R2 हो गया। क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है, दोनों की टर्मिनल वोल्टता दोस्तों समान होगी, जितना ये कार्य करेगा उतना ये कार्य करेगा। तो समीकरण नंबर ये हो गया अपना 2 और ये हो गया 3। समीकरण 1 में 2 व 3 का मान, तो क्या हो जाएगा, I बराबर E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। इसका भाग इसमें दे दो, इसमें अलग अलग दे दो। तो I बराबर E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी अपॉन R2। देखो दोस्तों I बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एक मिनट देख लेते हैं आपको दिख रहा है क्या लास्ट का प्रोसेस। दोस्तों आपको लास्ट का प्रोसेस नहीं दिख रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, फिर इस चीज़ को अपन वहाँ से हटाते हैं और इस चीज़ को अपन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इस चीज़ को अपन कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। डायग्राम अपन हटा देते हैं, डायग्राम का कोई काम नहीं है अपने पास। ये लो, इधर अपन सॉल्यूशन करेंगे, आप डायग्राम बना लेना। वीडियो को वापस से स्किप करके देखो। यहाँ से I बराबर E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी अपॉन R2। I बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इसको पास पास लिख दिया, माइनस वी इसमें से कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। I बराबर यहाँ से R1 R2 एलसीएम आया, तो E1 R2 प्लस E2 R1 हो जाएगा दोस्तों, कट गया लघुत्तम लेके, माइनस वी R1 R2 एलसीएम लिया, तो R2 प्लस R1 हो गया। इसको इधर ले आया, इसको उधर ले गए अपन, तो V प्लस का हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ये तो है ही अपना, और यहाँ पे माइनस का I हो गया। दोस्तों इस पूरे जुगाड़ को अपन बट्टा में भेज दिए, तो V बराबर E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2। इसके बट्टा में आएगा पूरा ये, तो ये बट्टा के बट्टा में ऊपर जाएगा, तो गुणा में कौन आएगा R1 R2 अपॉन में कौन आएगा R1 प्लस R2। ठीक है, और माइनस I भी है, इसको हटा देते हैं अब ये, क्योंकि तो समझ में आ गया आपको, ये तो अपने प्रोसेस जैसे कैसे चल रहा है, तो इसको अपन हटा देते हैं ना। आप एक बार उतार के फिर इसको वापस से आप नोटबुक में सॉल्यूशन देखना, बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। इस I के बट्टा में ये गुणा में आ गया, तो ये बट्टा में आ गया इसके, तो ये बट्टा के ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दोस्तों ये कट गया, तो V बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल लेंगे, इनकी वोल्टता अपन ने फाइंड कर ली है मेरे दोस्तों। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, इसको अपन ने E इक्विवेलेंट मान लिया पूरे को, और इसको अपन ने R इक्विवेलेंट मान लिया पूरे को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। I R इक्विवेलेंट, I तो साथ में है ही, और ये पूरा R इक्विवेलेंट हो गया और ये E इक्विवेलेंट हो गया। ये अपन ने क्या फाइंड कर लिया, इसमें विभवांतर फाइंड कर लिया है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये जो चीज़ है ये समझ में आ गई होगी। आज का जो अपना टॉपिक था वो पूरा आपको क्लियर हो गया होगा।
उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जुड़े रहो फिक्शन आवर क्लासेस के साथ। जरूर दोस्तों आपकी जो उम्मीदें हैं उन पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।